तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपका स्टडी जोन में स्वागत है। देखिए, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग सिंसियरली कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे वो इसका फॉर्म जरूर भरे होंगे, और जो नहीं भी भरे हैं अभी तक वो जरूर फिल करिए। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है पढ़ाई करने के लिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके जीएस तो लगभग सभी पढ़ाई करते हैं। तो मैथमेटिक्स में सीजीएल के लिए एडवांस मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी होनी बहुत ही आवश्यक है। उसमें मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, वो सब पढ़ाई करेंगे। मैंने कुछ मेंसुरेशन की चीज़ बताए थे पहले, और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर ज्योमेट्री का कुछ बताइए, तो मैं ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल के लिए खास करके बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ज्योमेट्री में जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बेसिक टर्म को समझना। अगर आप बेसिक टर्म को नहीं समझेंगे तो आगे जा कर के एसएससी सीजीएल के लेवल का जाने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल नीचे से चलूँगा, ज्यामिति के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है उसको, और उसको भी समझने के पहले जो बेसिक टर्म है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले ज्योमेट्री पढ़ने के पहले ज्योमेट्री किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो ज्यामिति क्या होता है अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो ज्यामिति जो है मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा है, गणित की ऐसी शाखा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग बिंदु मतलब पॉइंट्स, लाइन, ये रेखा, प्लेन, तल और इनसे रिलेटेड विभिन्न तरह की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। ये सबसे प्राचीन शाखा है मैथमेटिक्स की। ग्रीस में जिसको कहा जाता था कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती है उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो लेकिन ज्योमेट्री इतना प्रॉब्लम आप लोगों को क्यों देता है? सिंपल सा बात है कि एकेडमिक क्लास में आप लोगों को सही से ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से बाद में ये लगने लगता है ऐसा कि ज्योमेट्री बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आप इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे तो ज्योमेट्री आपके फ्रेंड के जैसा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, उसको अच्छे से देखेंगे, और थोड़ा सा भी डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बिंदु उसको कहते हैं जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई है, कुछ नहीं है, बस उसका एग्जिस्टेंस है। हम लोग सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, वही है बिंदु, पॉइंट। पॉइंट बहुत छोटा है, हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। छोटा से छोटा चीज पूरी यूनिवर्स में, ऐसा छोटा से छोटा चीज जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं वो बिंदु है। बिंदु से ही सारा चीज मिलकर बना है। बिंदु से कैसे बना है? पॉइंट हुआ। पॉइंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही जानना जरूरी है आपको कि पॉइंट कहते किसको है, क्योंकि पॉइंट के माध्यम से ही हम लोग अलग अलग तरह का चीज बनाएंगे। जैसे रेखा है, लाइन, रेखा भी अलग तरह का होता है, बताएंगे इसके बारे में हम। देखिए, ढेर सारे पॉइंट को अगर आप मिला दें, जैसे बहुत सारा पॉइंट हम खींच दिए, इसको और पास पास खींचेंगे, सटते जाएगा धीरे धीरे, और पास करेंगे, अनगिनत पॉइंट को मिला देंगे तो ये आपको रेखा की तरह लगेगा। तो रेखा क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट और मतलब लीनियर और नॉन लीनियर पोजीशन। अगर टेढ़ा टेढ़ा करके मिलाएंगे पॉइंट को तो ऐसा ऐसा बनेगा। आप एक रेखा खींचते हैं, इसको जूम करिए, अगर आपको सटा हुआ है तो ठीक है, अगर आप डॉट डॉट पर डॉट करके देखिएगा तो ये लगेगा कि बहुत सारा पॉइंट मिल करके एक रेखा बना हुआ है। तो रेखा जो है बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट को मिला करके एक रेखा का निर्माण किया जा सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ही हर चीज का आधार है। तो रेखा को डिफाइन कैसे करेंगे? तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तब वो जाकर के आपको सरल रेखा, वक्र रेखा, अलग अलग तरह का कर्व बन सकता है। तो ये हुआ लाइन के बारे में। अगर ढेर सारा लाइन हम बना दें, जैसे एक तल का निर्माण कैसे होता है?
एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अब इसके बीच में ढेर सारा लाइन और मिलाते जाए, जोड़ते जाए हम, इस तरह का इनफाइनाइट लाइन। इसमें कितनी रेखाएं हैं हमको मालूम नहीं है। इसे मिलाते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको एक प्लेन की तरह बन जाएगा ये पूरा का पूरा, इस तरह। यही है प्लेन। प्लेन क्या है, तो रेखा का कलेक्शन है। बहुत सारा रेखा को आप सटा सटा के रखते जाइए तो वो प्लेन बन जाएगा। तो बिंदु से बना रेखा, रेखा से बना तल। अगर बहुत सारा पेपर, जैसे पेपर का पेज है, आप पेज को लीजिए, वो क्या एक तरह का प्लेन है। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई नहीं होती है। इसमें ना तो लंबाई है, ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई। तो यह वह बिंदु, पॉइंट। रेखा में सिर्फ लंबाई है, तल में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। अब ढेर सारा प्लेन को आप रखते जाएं, पेपर को रखते जाएं, तो आपको सॉलिड बनता है, 3D। ये कलेक्शन है ऑफ प्लेन है। पूरा ये कलर कर दीजिए, आप पेंट कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज है। आप कैसे ज्योमेट्री सीखेंगे और ज्योमेट्री आपको भारी कैसे नहीं लगेगा, उसके लिए हमको बिल्कुल बेसिक से नीचे से लेके जा रहे हैं। ये क्या है, ये है 3D चीज। कोई भी इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये 2 डायमेंशनल है। इसमें ये 1 डायमेंशनल है, इसे नो डायमेंशन है। पॉइंट नो डायमेंशनल है, रेखा 1 डायमेंशनल है, तल जो है 2 डायमेंशनल है, प्लेन। और कोई भी 3 डायमेंशनल होगा तो उसमें तीनों चीज होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ये हर चीज किससे बना, पॉइंट से। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, प्लेन इज, ये प्लेन है, कलेक्शन ऑफ लाइन, एंड एनी 3 डायमेंशनल फिगर इज कलेक्शन ऑफ प्लेन। तो ये बिल्कुल बेसिक था, आपको ज्योमेट्री के बारे में सबसे नीचे से लेकर चल रहा है कि प्लेन तक हमको पहुंचना है। अब हम बेसिक बताने के बाद एग्जाम में जिस तरह का सवाल आता है या जहां तक अभी आप पढ़ाई किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसको आप रेखा के बारे में पढ़े हैं पहले भी, मैंने भी बताया है। तो रेखा अलग अलग तरह के होते हैं। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। जैसे कोई एक लाइन हम खींचते हैं, रेखा जो होता है लाइन सेगमेंट, वो निश्चित दूरी होती है, उसमें दोनों एंड पॉइंट होगा। कितना लंबा रेखा है, जैसे ए और बी है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ए बी के ऊपर एक इस तरह का लाइन, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब यह एक रेखाखंड ए बी है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जितनी दी जाएगी उसको आप मेजर कर सकते हैं। मतलब रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरा चीज होता है किरण। जैसे हम बोलते हैं सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, मतलब रे, ये हुआ रे। इसका एक एंड पॉइंट होगा। जैसे सूर्य से निकल रही है तो हमको मालूम है कि सूर्य उसका एंड पॉइंट है, सन, लेकिन कहां तक जाएगी इसका हमको पता नहीं है। अगर ये ए बी खींचते हैं तो इसको ऐसे लाइन का मतलब हुआ कि ये रे है, किरण है। और सिर्फ अगर हम लिखते हैं रेखा, इसमें 2 एंड पॉइंट होगा, 2 अंत बिंदु, इसमें 1 एंड पॉइंट, 1 अंत बिंदु। रेखा में क्या होगा, लाइन, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, कहां तक जा रही है इसको किसी को पता नहीं है। यह है रेखा, नो एंड पॉइंट।
अगर हम बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचिए, तो वो रेखा नहीं, एक्चुअली वो लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। रेखा को कभी मेजर नहीं किया जा सकता है, किरण को भी मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस पॉइंट से निकल रहा है वो डिस्टेंस, हाँ अगर वो एंड पॉइंट आपको मालूम रहे तो कहाँ तक जा रही है वो तो पता नहीं कर सकते आप, एक जगह से आप पॉइंट फिक्स कर सकते हैं उसको कहाँ से आने वाली है। और रेखा जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो ये था रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में। रेखा अलग अलग तरह का होता है। रेखा कौन कौन तरह की हो सकती है? अगर हम सरल रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं सरल रेखा। ऐसी रेखा जो एक निश्चित दिशा की ओर जाती है, इसको सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। एक होती है वक्र रेखा, मतलब कर्व लाइन, या कर्विलिनियर लाइन बोल सकते हैं इसको। इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये क्या है? कर्व लाइन है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। हो गया लाइन के बारे में, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मेन रूप से हमको पढ़ना है आपको पैरेलल लाइन, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसको मैं अभी बता रहा हूं। अच्छा, धरती भी एक तरह का प्लेन है, हम लोग इसको नीचे जो ग्राउंड है उसको प्लेन की तरफ ट्रीट करते हैं। तो धरती के समांतर अगर कोई रेखा है तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा समझे? अगर मान लीजिए कोई एक लाइन इसको ऐसे खींचा, कोई एक ऐसे खींच दिया, तो दोनों पॉइंट क्या हुआ, एक दूसरे एक पॉइंट पे मिल गया, इसको कहता है इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, सभी एक पॉइंट पर मिल रहा है, इसको कहते हैं संगामी रेखा। इंग्लिश में कहेंगे कंकरेंट लाइन, कंकरेंट। और जिस पॉइंट पर ये मिलता है इसको कहते हैं कंकरेंट पॉइंट। मतलब दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती उसको कहेंगे कंकरेंट लाइन, कंकरेंट पॉइंट। तो ये अलग अलग तरह रेखाओं के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दिया है। अब चलते हैं आगे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन क्या होता है? एक रेखा ये देख रहे हैं आप, एक रेखा ये है। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हर जगह समान हो, ठीक है, जैसे रेखा AB है और ये CD, तो AB और CD के बीच की दूरी जितना यहां है उतना यहां भी होगा, उतना यहां भी होगा, उतना यहां भी होगा। हर पॉइंट पर अगर हम जितना भी परपेंडिकुलर लाइन खींचते जाएं, अगर यहां परपेंडिकुलर लाइन खींचते जाएं और हर परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, तब इस तरह की रेखाओं को कहते हैं पैरेलल लाइन। AB और ये पैरेलल का सिंबल होता है CD। तो AB और CD क्या है? दो समानांतर रेखाएं, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या हुआ कि वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। अगर ये तिरछा है तो ये भी तिरछा हो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल हो, तब इस तरह के लाइन को कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन से आप हमेशा अवगत होते रहते हैं अपने लाइफ में भी। ट्रेन की पटरी जो होती है वो हमेशा समानांतर होती है। ठीक है, ये देखिए और भी पैरेलल लाइंस क्या क्या हो सकते हैं, आप मन में सोचिए, बता सकते हैं मुझे। तो बात है कि परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस कहां मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि दो समानांतर रेखाएं कहां मिलती हैं आपस में, क्या होगा बताइए, कमेंट करिए आंसर मुझे। याद रखिएगा, दो समानांतर रेखाएं हमेशा अनंत पर मिलती हैं। टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट ऑन ये इंफिनिटी। ठीक है, तो अच्छा दो पैरेलल लाइन है, कोई एक ऐसा लाइन हो जो दोनों को ऐसे काट दे, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? अगर AB और CD दो पैरेलल लाइन है
और एक लाइन है EF जो इसको काट रहा है, तो EF को कहेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब क्या होता है? ऑब्लिक लाइन। मतलब ऐसी रेखा, ऐसा लाइन जो किसी दो पैरेलल लाइन को प्रतिच्छेदित करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, इस लाइन को कहते हैं तिर्यक रेखा। ये फिगर आप जान रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होगा। तो ये इसको बताने के पहले आपको उस एंगल के बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसका नाम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नहीं तो मैं अभी कह दूंगा अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो इसलिए जरूरी है पहले उस एंगल के नाम के बारे में जानना जो इसमें यूज होगा। उसको आप बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, उसको ठीक से समझिए। देखिए कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको क्या कहते हैं? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। डिग्री। अगर सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है तो उसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको रिजु कोण। अगर आधा कर दे इसको हम तो 90-90 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? समकोण। इधर भी समकोण, राइट एंगल समकोण। मतलब एक रिजु कोण जो होता है अगर उसको हम लोग बीच से आधा आधा करें तो 90-90 बटेगा दो समकोण के योग के बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं कि दो समकोण ही हो, हमेशा अलग अलग एंगल से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। 60 120 और 60 भी हो सकता है, 30 150, आप जितना भी चाहे 180 को तोड़ सकते हैं। लेकिन दो समकोण के क्यों बोले? क्योंकि 90-90 अगर होता है तो उसको समकोण कहते हैं। ये हो गया स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बारे में। अगर किसी स्ट्रेट लाइन को ऐसे लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक ऐसा इसके ऊपर एक ऐसा लाइन खींच दें जो इसको दो अलग अलग भाग में बांटता है, जिसका एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे A B C और O। यहां पर देखिए दो कोण बन रहा है, COB, एंगल COB और COA। इसमें देखिए O पॉइंट जो है दोनों में था और OC लाइन दोनों एंगल में कॉमन है, तो इस एंगल का नाम हम देंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या हुआ कि दो आसन्न कोण का मतलब ये नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन के बीच होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए AOBC, AOC BOC, वही लिखे हैं BOC AOC, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। O को मिडिल में रखिएगा तभी तो एंगल बनेगा। AOC और BOC क्या है? आसन्न कोण है। क्यों है आसन्न कोण? क्योंकि इसमें OC जो है कॉमन है। OC रेखा जो है वो वैनिष्ठ है और O जो शीर्ष है ये उभयनिष्ठ। तो इस तरह का कोण कहलाएगा आसन्न कोण। ठीक है, अगले कोण की तरफ चलते हैं। अगर सरल रेखा पर आसन्न कोण होता है तो उसका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर सरल रेखा पर होगा तो, और जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक भी कहते हैं, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें दो कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। When sum of two angles are 180 degree, then these are called supplementary to each other, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री। जैसे 60 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 120 होगा। 50 का क्या होगा? 130 होगा। देखिए जोड़ करके हमेशा 180 होगा। ये था सप्लीमेंट्री। और जब 90 हो जोड़ करके उसको कंप्लीमेंट्री कहते हैं।
θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री 180 डिग्री होगा और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यदि किसी कोण का मान लेस देन 90 है, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जैसे ये कोण देखिए 60 डिग्री है सपोज, तो ये न्यून कोण है, 90 से छोटा होना चाहिए। और अगर थीटा का मान 90 से बड़ा है, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जैसे 120, 150, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा बात। तब कहेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से भी जब बड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जब 180 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा, मतलब थीटा का मान ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, तब कहलाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में क्या, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्युक्त कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है। आप चलते हैं आगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती है, तब जो कोण बनता है इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा बराबर होता है। अगर ये ए बी है और ये सी डी है और ऊपर कट रहा है, तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी। और इधर से अगर देखा जाए तो ए ओ सी ये बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी। अच्छे से समझ आ रहा है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलती है वहां से जो दो अपोजिट एंगल बना वो दोनों हमेशा इक्वल होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। और इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इस वर्टिसेस से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका नाम वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। ठीक है, दो लाइन है, इसको एक तीसरी रेखा से काटती है, तो इसमें बहुत सारा कोण बनता है। ये कोण और ये कोण देख रहे हैं ना, 1 और 2। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि ये रेखा पैरेलल है, किसी भी तरह से रेखा हो सकती है। तो इस दोनों कोण को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर कोण। यहां पर हम ये नहीं बोले हैं कि दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और पैरेलल नहीं रहेगा तो बराबर नहीं होगा। अभी सिर्फ जानना है कि एकांतर कोण कहते हैं किसको, समझ गए? अब इसी चीज में अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये अल्टरनेट एंगल के बारे में हम बताए, इसी फिगर में हम अलग अलग कोण के बारे में बताएंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा अलग अलग। तो एकांतर कोण के बारे में हो गया। अब हम इसको यहां से मिटा रहे हैं। दो रेखाएं हैं, उसको तिरछी रेखाएं काट रही है, तो ये जो कोण बना इसको कहेंगे संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों एक ही तरफ रहेगा, एक अंदर है एक बाहर है। समझ गए बात? यहां देखिए, ये जो दोनों कोण अंदर की तरफ है इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। अंतः कोण, एंगल 1 एंगल 2 क्या है? अंतः कोण। ये पैरेलल का चर्चा आप कहीं नहीं कर रहे, इसको मन में मत रखिएगा। अभी पैरेलल रहेगा तब कंडीशन बनेगा, पैरेलल नहीं रहेगा तो आपका जो पैरेलल वाला थ्योरी मन में बैठा हुआ है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल हुआ, और इसी में बता देता है एक्सटीरियर को। इसी ये और ये देखिए दोनों बाहर की तरफ है, 3 और 4।
1 एंड 2 क्या है, इंटीरियर है, 3 एंड 4 क्या है, एक्सटीरियर है। बाईस कोण, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल लिख देते हैं, अंतः कोण, इंटीरियर, और बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। अब इसका यूज अगर पैरेलल लाइन हो तब कैसे करना है, और वही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको इतना चीज जो बेसिक बताया है यहां तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको ये चीज समझने में फिर दिक्कत ना हो। इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। इस बार मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइन है पैरेलल है, और ये एक तिरछी रेखा है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये L और M, लाइन L पैरेलल है M। तब क्या क्या हो सकता है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, यदि L पैरेलल M, यदि L पैरेलल M, तो देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल जो है हमेशा इक्वल हो गया, यदि पैरेलल होगा तो। इसको ठीक से लिखते हैं, यदि L पैरेलल M, तो इफ लाइन N पैरेलल लाइन M एंड अ ट्रांसवर्स लाइन, ये बोल सकते हैं इसको आप तिर्यक रेखा जो दोनों को काट रही है, ऑब्लिक लाइन है ये, मान लीजिए इसको N है, तो नंबर 1 अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल, मतलब एकांतर कोण समान होंगे। अब एकांतर कोण है, यहां देखिए 4 और 6, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर होंगे, संगत मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन सा है, 2 और 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6, 2 के लिए 6 हुआ तो 1 के लिए 5 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, 3 के लिए 7 हो जाएगा, 4 के लिए 8 हो जाएगा। एग्जाम में सवाल पूछता है ये कौन दे देगा, ये कौन पूछेगा, तो ये कौन और ये कौन बराबर है, और ये दोनों मिलकर 180 निकाल सकते हैं, और ये कौन बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसका यूज होगा बहुत सारा। अभी मैं सवाल में चलूंगा तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हुआ। अब आया आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 3 और 6 इंटरनल एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180। उसी तरह 4 और 5, कहने का मतलब यह है कि इंटरनल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आंतरिक कोण का योग संपूरक होगा, आंतरिक कोण संपूरक होंगे।
बाहरी कोण भी क्या होगा, ये और ये मिलके क्या होता है 180, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा 180, मतलब बहिष्कोण 2 और 7 बराबर नहीं होगा, जोड़ करके 180 हो जाएगा। 2 ये 3 नंबर था, 4 नंबर। अच्छा इसको मिटाते हैं, आंतरिक कोण का योग 180 हुआ और बाहरी बहिष्कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 7 बराबर 180, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। ये सब कॉन्सेप्ट है। और क्या होगा इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसको आप परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करिए एंगल 3 को और इधर से एंगल 6 को, तो ये जो मिलता है वो 90 डिग्री पर मिलेगा। अगर ये O है, नाम देना पड़ेगा इसके लिए, मतलब आंतरिक कोण के समद्विभाजक समकोण पर मिलेंगे। मतलब इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर्स of internal angle always meet on 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो एंगल POQ बराबर 90 डिग्री। उसी तरह से इधर भी होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। मान लीजिए जो OPQ हो गया, R दे दीजिए, एंगल QRP या PRQ बराबर 90 डिग्री। और ये जो इमेज बन रहा है आपको QRP, ये रेक्टेंगल, ये एक आयत बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीजीएल में इसका बहुत यूज आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आज का जो क्लास था ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, आपको उसके बेसिक आइडिया के बारे में देना, बेसिक आइडिया देना, क्या क्या टर्म होता है उसको समझाना, और कौन कौन सा एंगल होता है जिसको हम लोग पकड़ के आगे सवाल बनाएंगे। नहीं तो सवाल में बाद में हम बोल देंगे आपको अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, बाद में बोलेगा अल्टरनेट एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो वो जानने के लिए जरूरी था आपको ये क्लास का लेना, इसलिए मैंने ये बेसिक क्लास लिया है। ये चीज आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, यही सब चीज है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड जब सवाल बताएंगे तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए, ठीक से पढ़िए, और परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करिए, सही से करिए। मैथमेटिक्स के अलावा आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस की पढ़ना है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और फिर भी इसके बाद कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आपसे पूछिए, मैं बेहिचक आपको हर कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।